income going to accrue arise in India, even it is actually accrue arise outside India. तो चक्कर क्या है कि सरकार ने एक पूरा प्रोविजन एक लिस्ट बना रखा है कि जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई इनकम बाहर भी जनरेट होती है, मतलब बाहर accrue arise होती है, तो हम उसको मानेंगे कि ये इनकम इंडिया में जनरेट हुई है और इंडिया में ही इसका टैक्स भरना पड़ेगा आपको। इन पर्सन को आर.ओ.आर, आर.एन.ओ.आर और एन.आर ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। यानी कि डिविडेंड प्रोविजन का यही मतलब है कि बाहर भले इनकम जनरेट हुई हो, लेकिन हम तो यही मान के चलेंगे कि इंडिया में इनकम जनरेट हुई है और इंडिया में भी इसका टैक्स भरना आएगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पे आ जाता है 4 सोर्स। इसमें फर्स्ट पे है बिजनेस कनेक्शन। अब बिजनेस कनेक्शन से पैसा आ रहा है। बिजनेस कनेक्शन कहाँ पे है कि इंडिया में। इंडिया में मान लो कि चेन्नई में अगर कोई बिजनेस स्टेब्लिश है, किसी ने भी स्टेब्लिश कर रखा है, या आर.ओ.आर ने कर रखा है, आर.एन.ओ.आर ने कर रखा है, या नॉन रेजिडेंट पर्सन ने कर रखा है, ठीक है। बिजनेस स्टेब्लिश कर रखा है, भले वो कंट्री की ओर से कंट्री कर रहे हो, फॉरेन से कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस कनेक्शन कहाँ है? इंडिया में। बिजनेस ऑपरेशन कहाँ से चल रहे हैं? इंडिया से। बिजनेस ऑपरेशन इन द सेंस की प्रोडक्शन लाइन इंडिया में बैठी हुई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, भले फॉरेन के क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, फॉरेन के क्लाइंट चला रहे हो आप, कस्टमर आपका फॉरेन के क्लाइंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। बिजनेस कनेक्शन कहाँ का है? इंडिया का है। तो जो भी इनकम जनरेट हुई वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी, चाहे वो इनआर का केस हो, आर.एन.ओ.आर का केस हो, या आर.ओ.आर का केस हो। करेक्ट है। तो बिजनेस कनेक्शन अपने को क्लियरिटी मिल गई। अब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी। किसी ने भी खरीद रखी हो, आर.ओ.आर ने खरीद रखी हो, आर.एन.ओ.आर ने खरीद रखी हो, या एन.आर ने खरीद रखी हो। हाउस प्रॉपर्टी समझ लो इंदौर में खरीद रखी है और वहाँ से उन्होंने रेंट की कमाई खा रहे हैं, ठीक है। 50,000 रुपये पर मंथ उनको रेंटल इनकम मिल रहा है 6 लाख साल का, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी कहाँ है? इंडिया में सिचुएटेड है। भले ही किसी ने भी खरीद रखी हो, नॉन रेसिडेंट के लिए खरीद रखी हो, लेकिन इंडिया में सिचुएटेड है, तो सरकार ने ये कहना है कि वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी। 6 लाख रुपये आपको इंडिया में ही टैक्स भरना पड़ेगा। 6 लाख का एनपी जो भी निकलेगा तो वो इंडिया में ही टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है एसेट या सोर्स ऑफ इनकम। तो एसेट का मतलब है कि जैसे इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, ठीक है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, तो उसमें से लाख रुपए आपको साल के मिल रहे हैं। अब वो किसी ने भी खरीद रखा हो, आर.ओ.आर, आर.एन.ओ.आर या एन.आर, तीनों में से किसी ने भी खरीद रखा हो इन्वेस्टमेंट, लेकिन इंडिया में खरीद रखा है, इंडिया की किसी कंपनी में खरीद रखा है, बैंक के साथ या एफडी बना ली है, कुछ भी किया है, इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है? इंडिया से है। ब्याज कहाँ से कमा रहे हो? इंडिया से कमा रहे हो। डिविडेंड कहाँ से कमा रहे हो? इंडिया से कमा रहे हो। रॉयल्टी कहाँ से कमा रहे हो? इंडिया से कमा रहे हो, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से बैठा हुआ है? इंडिया से बैठा हुआ है। तो जो भी इनकम आपने कमाई वो इंडिया में टैक्सेबल रहेगी, इसलिए आप नॉन रेसिडेंट पर्सन हो, आर.एन.ओ.आर हो या आर.ओ.आर, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट कहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए? इंडिया में। हर कंट्री इंडिया का, इंडिया में कैपिटल एसेट सिचुएटेड होना चाहिए। कैपिटल एसेट लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, तो इंडिया में अगर सिचुएटेड है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसफर इन द सेंस की सेल सेल कर दिया, या फिर लीजिंग राइट्स खरीद दिए, तो वहाँ से आपने जो इनकम कमाई तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। भले आप इनार हो, आर.एन.ओ.आर हो या आर.ओ.आर हो, लेकिन फिर आपने इनकम कमाई फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जो कि सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल इन इंडिया रहेगा, ठीक है। अब जो अपन ने अभी पढ़ा ना, प्रॉपर्टी, एसेट और ये कैपिटल एसेट, तो ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल भी हो सकते हैं, इनकी कोई सी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, करेक्ट है। अब ये तो अपन ने बोला कि आर.ओ.आर का केस हो, या आर.एन.ओ.आर का केस हो, या एन.आर का केस हो, इन 4 सोर्स में से कोई कोई इनकम आए तो इंडिया में टैक्सेबल रहेगी, लेकिन एन.आर को थोड़े एक्सेप्शन मिल जाते हैं। एन.आर को कैसे एक्सेप्शन मिल जाते हैं? ये 5 तरह के एक्सेप्शन मिल जाते हैं। अगर ये 5 सोर्स में से अगर कमा रहे हैं एन.आर, तो फिर उसकी इनकम को इंडिया में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। इनकी एन.आर को यहाँ पे राहत दी गई है, आर.एन.ओ.आर को नहीं, सिर्फ एन.आर को राहत दी गई है, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट पर्सन की सबसे पहली इनकम कहाँ से थी? बिजनेस। बिजनेस में
अभी अपन ने यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन में समझा कि जो इंडिया में सिचुएटेड है, करेक्ट है। तो सरकार का यही कहना है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन का अगर कोई भी तरह का बिजनेस कनेक्शन है, वो इंडिया में है, तो जिसका ऑपरेशन इंडिया में ही हो रहा है और वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, उसी इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा, करेक्ट है। जैसे नॉन रेजिडेंट पर्सन का एक बिजनेस चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है। अब उसका पार्सल ऑपरेशन चेन्नई से चलता है और पार्सल ऑपरेशन चलता है रेडोल्ड टेक्सास से, ठीक है, यानी कि अमेरिका से चलता है। तो चेन्नई से 12 लाख उन्होंने कमाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से, और 3 लाख टेक्सास में से कमाए, अमेरिका से कमाए, ठीक है। तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में भी स्टेबिलिटी है और अमेरिका में भी स्टेबिलिटी है। तो जो ऑपरेशन हुआ उसमें से 12 लाख चेन्नई से कमाए, बस उसी इनकम पे टैक्स लगेगी, बाकी के 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगी, तो वो अमेरिका वाले जाए, अमेरिका वाले टैक्स लगाए, ठीक है। अब एक्सपोर्ट का केस ले लेते हैं कि इंडिया में कोई नॉन रेजिडेंट बंदा आया, उसने माल परचेज किया और भी कुछ अदर एक्टिविटीज की, जैसे ट्रांसपोर्ट पे पहुंचा देना वगैरह, उसके लिए उसको भी कुछ खर्चा लगा, ठीक है। और माल उसने परचेज किया किस पर्पज के लिए, कि एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया से बाहर पहुंचाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो एक्सपोर्ट में उसकी जो इनकम वो कमाएगा, तो उसमें कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। भले वो अब सोर्स कहाँ से मिल गया, इंडिया से मिल गया, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो इसलिए एक्सपोर्ट करने के टाइम पे अगर कोई नॉन रेजिडेंट बंदा आता है और माल परचेज करता है और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से जो इनकम कमाता है, तो उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे, करेक्ट है। अब थर्ड है कि नॉन रेजिडेंट बंदा यहाँ पे आके न्यूज़ या व्यूज़ के लिए, जैसे मैगजीन्स हो गया या फिर न्यूज़पेपर्स हो गया, या फिर कोई कोई भी वीडियो वीडियो ले रहा है कि इंडिया के समाचार बता सके, कहाँ पे, बाहर की कंट्री में, क्योंकि ट्रांसमिशन यानी यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है कि ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, कि जो भी उसने न्यूज़ निकाली, न्यूज़पेपर निकाले, मैगजीन्स निकाली, उनकी जो भी उसने पब्लिश की, वो कहाँ पे पब्लिश की, आउटसाइड इंडिया, ट्रांसमिट कहाँ पे की उसने, आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में नहीं हुआ, आउटसाइड इंडिया हुआ। तो उस वहाँ से फिर जो इनकम कमाएगा, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगी, फिर वो बाहर नहीं टैक्सेबल रहेगी, करेक्ट है। अब सिनेमेटोग्राफ फिल्म, अब जैसे मूवीज के लिए, अगर सिनेमेटोग्राफ बहुत जनरल टर्म में मूवीज ले रहे हो, तो बहुत तरह की सिनेमेटोग्राफ फिल्म आती है, अपन मूवीज के लिए समझ लेते थे। मूवीज के लिए अगर कोई, जैसे मान लो कि इंडिविजुअल आ गया, अब अगर वो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, वो फॉरेन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी है उस इंडिविजुअल को, भले वो नॉन रेसिडेंट है, लेकिन इंडियन इंडियन सिटीजन है। तो अगर उसने कुछ भी सिनेमेटोग्राफ फिल्म बनाई है, वो वहाँ से इनकम कमा रहा है, तो इंडिया में टैक्सेबल रहेगा। लेकिन अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेन सिटीजन है और नॉन रेसिडेंट है और सिनेमेटोग्राफ फिल्म बना रहा है, तो फिर वो टैक्सेबल आउटसाइड इंडिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगी, करेक्ट है। उसके बाद अगर कोई फर्म फर्म आती है, पार्टनरशिप फर्म ले लो, एलएलपी फर्म ले लो, इंडिया से बाहर से फर्म आती है और वो सिनेमेटोग्राफ फिल्म बनाती है, तो उसमें क्या कंडीशन पूछती है कि फर्म में कोई एक पार्टनर तो रेसिडेंट होना चाहिए, अगर रेसिडेंट है तो कोई एक पार्टनर तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब ना इंडियन सिटीजन है, ना रेसिडेंट है कोई पार्टनर, सब फॉरेन के सिटीजन है और नॉन रेसिडेंट है, तो अगर वो फर्म यहाँ पे इंडिया में आके सिनेमेटोग्राफ फिल्म बनाती है और फिर कुछ पैसा कमाती है, तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं कंपनी की बात पे, तो कंपनी अगर आती है, फॉरेन कंपनी आती है, ठीक है, और नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी आती है जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं रहता है, तो अपन उसको नॉन रेसिडेंट ही बोलेंगे। तो अगर वो कंपनी नॉन रेसिडेंट कंपनी अगर इंडिया में आती है और उसका कोई भी शेयर होल्डिंग ना इंडियन सिटीजन होता है ना रेसिडेंट होता है, उनमें से कुछ भी नहीं होता है, सारे उसके शेयर होल्डर फॉरेन सिटीजन है और नॉन रेसिडेंट है,
तो फिर उस कंपनी में अगर कोई सिनेमेटोग्राफ फिल्म इंडिया में बने, तो वहाँ से जो भी पैसा कमाए यहाँ पे इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगा, फिर वो बाहर ही टैक्सेबल रहेगा। अब पाँचवा केस ले लेते हैं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है, यहाँ पे अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है, नॉन रेसिडेंट कंपनी, वो एसईजेड में सरकार की परमिशन लेके एसईजेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में जाके जो डायमंड का रफ डायमंड मतलब कि जो कटा हुआ नहीं है, अनअसॉर्टेड है, मतलब कि अभी तक उसको सॉर्ट नहीं किया गया है, एक्चुअल डायमंड की शेप में नहीं लाया गया है, अनअसॉर्टेड है, अनकट है, वो डायमंड डिस्प्ले करती है ये फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट कंपनी, एसईजेड में, सिर्फ एसईजेड में, हाँ, वो कोई भी टेरिटरी में नहीं इंडिया के, सिर्फ एसईजेड में उसका डिस्प्ले करती है। तो सरकार बोलती है कि उन पर इनकम टैक्स लायबल नहीं रहेगा, मतलब उन पर टैक्स नहीं लगाई जाएगी अगर वो डिस्प्ले करने पर कुछ भी पैसा कमाए। तो ये नॉन रेसिडेंट के लिए कुछ राहत दी गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी इनकम है जो डीमिंग प्रोविजन के अंदर आएगी? तो सैलरी। सैलरी बहुत आसान है। अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंडिया में सर्विस रेंडर करता है, आर ओ आर है या आर एन आर है या एन आर है, कोई भी बंदा अगर इंडिया में सर्विस रेंडर करता है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो उसने उसके अगेंस्ट जो सर्विस रेंडर की उसके अगेंस्ट उसने जो इनकम कमाई, सैलरी सैलरी उसकी इनकम कमाई, वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी। बहुत ही आसान है। अब एक और सवाल उठता है कि जैसे नॉन रेसिडेंट बंदा वो इंडिया में आया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसने किसी कंपनी एक्स के साथ बिठाया, ठीक है। अब उसने बोला कि 4 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए रखूंगा इंडिया में। अब उसने 2 साल के बाद मैं 2 महीने के लिए वापस अपने वतन जाऊंगा, अपने परिवार से मिलूंगा, हॉलीडे मेरी 2 महीने का मैं रेस्ट पीरियड लूंगा, लीव पीरियड लूंगा, रेस्ट पीरियड लीव पीरियड लूंगा मैं, ठीक है। तो वो 2 महीने की सैलरी भी मुझको मिलनी चाहिए। तो अब सवाल किया जाता है कि 2 महीने रेस्ट पीरियड के लीव पीरियड के थे, वो उसने सर्विस तो रेंडर की नहीं इंडिया में, तो क्या वो इनकम जो उसको सैलरी मिली वो टैक्सेबल रहेगी इंडिया में? तो सरकार का ये कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है कि ऐसे उसको सैलरी मिलेगी लीव पीरियड या रेस्ट पीरियड के लिए, और मेन बेसिस क्या है कि वो सर्विस रेंडर कर रहा है इंडिया में और आगे भी करेगा, तो ये 2 मेन बेसिस क्लियर हो रहे हैं कि हाँ सर्विस रेंडर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है कि उसको रेस्ट पीरियड के लिए सैलरी मिलना चाहिए। तो फिर वो जो सैलरी उसको 2 महीने की एडिशनल मिलती है बिना कुछ सर्विस रेंडर किए, तो वो भी इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी। करेक्ट। अभी तक अपन ने पढ़ा कि सर्विस जो इंडिया में रेंडर होगी वही टैक्सेबल रहेगी, जो आउटसाइड इंडिया सर्विस रेंडर की गई उसके अगेंस्ट जो सैलरी मिली वो टैक्सेबल नहीं रहेगी इंडिया में। लेकिन एक एक्सेप्शन देखा जाता है गवर्नमेंट का। क्या बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस जो इंडिया के आउटसाइड रेंडर होती है इसके द्वारा रेसिडेंट बंदा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए रेसिडेंट कहलाया जा रहा है, वो रेसिडेंट बंदा या एनआरआई, ये इन दो में से अगर किसी बंदे को सरकार सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया की जो वो सर्विस रेंडर करता है सरकार को आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए जो उसने इनकम कमाई, सैलरी कमाई, वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एम्बेसी के जो बंदे रहते हैं उनके फॉरेन एम्बेसी, जैसे इंडिया इंडिया की एम्बेसी सेट हो गई अपने अमेरिका में, ठीक है। अब यहाँ से एक बंदा उठाया, यहाँ इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट बंदा ही है, समझ लो कि रेसिडेंट बंदा है या इंडियन सिटीजन है, उसको उठाया, उसको बोला कि अमेरिका में जाके एम्बेसी का तेरे को काम संभालना है। किसके बिहार पे आपको काम संभालना है? गवर्नमेंट के बिहार पे। सर्विस किसको रेंडर कर रहा है? गवर्नमेंट को। यानी आउटसाइड इंडिया कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, और सरकार उसको पैसा दे रही है उस चीज का। तो क्या वो इनकम बाहर टैक्सेबल रहेगी या इंडिया में टैक्सेबल रहेगी? तो सरकार ने बोला कि देखिए वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल रहेगी, ये कंडीशन मेट हो रही है। सर्विस उसने इंडिया के आउटसाइड रेंडर की, लेकिन वो बंदा इंडियन सिटीजन है और एनआरआई है, और सर्विस किसको रेंडर कर रहा है? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये कंडीशन मेट हो रही है,
तो फिर वो भले उसमें बाहर कमाए लेकिन इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगा। करेक्ट। अब गवर्नमेंट अगर उस बंदे को अलाउंस या पर्क्विसाइड देती है, तो जनरल तौर पे तो अलाउंस या पर्क्विसाइड इंडिया में टैक्सेबल है। लेकिन अब ऐसे बंदे को कि जो बाहर सर्विस रेंडर कर रहा है आउटसाइड इंडिया और इंडियन सिटीजन है और रेसिडेंट है, तो उस बंदे को अलाउंस और पर्क्विसाइड एग्जेंटेड है। करेक्ट है। अब अपन आगे के डिविडेंड प्रोविजंस को समझ लेते हैं। तो उसमें क्या आता है कि डिविडेंड। ठीक है। अब अगर कोई भी इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है किसी भी शेयर होल्डर को, आर ओ आर, आर एल ओ आर या एन आर, इनमें से कोई भी शेयर होल्डर है, इंडियन कंपनी उनको डिविडेंड पे कर रही है, तो वो टैक्सेबल इन इंडिया रहेगा। ये वो पेड आउटसाइड इंडिया, जैसे नॉन रेजिडेंट के केस में उसने बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर का दे दिया, तो इंडिया के बाहर वो रिसीव हुई, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल रहेगी? तो शर्त ये है कि अगर इंडियन कंपनी पे कर रही है डिविडेंड, तो फिर कोई भी बंदा हो, आर ओ आर, आर एस वन या एन आर, और जो कहीं पे भी वो इनकम पहुंची हो, जैसे इंडिया के बाहर फ्रांस में पहुंची हो, अमेरिका में पहुंची हो, कहीं पे भी पहुंची हो, इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी। करेक्ट, क्लियर है। अब उसके बाद इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब इसकी भी टेक्निकलिटी डिटरमाइन करेंगे कि इसमें से क्या चीज इनकम ड्यू टू अक्रू और अराइज इन इंडिया रहेगी और क्या इनकम ड्यू टू अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया रहेगी। इसकी कैटेगरी अपन डिटरमाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले इसका मतलब समझ लेते हैं तीनों का। इंटरेस्ट तो बहुत आसान है कि अगर ए पार्टी ने बी पार्टी को लोन दिया, ठीक है, तो बी पार्टी सी पार्टी को इंटरेस्ट देगी। ये इतना जनरल है, अपने को समझ में आता है कि इंटरेस्ट क्या है। रॉयल्टी, रॉयल्टी अपन ब्रॉड टर्म में अगर समझे तो क्या चाहिए कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मॉडल और सीक्रेट फॉर्मूला, सीक्रेट डिजाइन, सीक्रेट स्ट्रक्चर्स, ये चीज अगर अपन किसी पार्टी को एक्सेस देते हैं कंसिडरेशन अगेंस्ट, वो और पार्टी अपन को उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन जो दे रही है उसको अपन रॉयल्टी बोलेंगे। करेक्ट है। अब अपन एक कॉन्ट्राडिक्टेड टर्म समझते हैं कि क्या टेली और नेटफ्लिक्स रॉयल्टी में आएगा, तो अपने को जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो टेली और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो रॉयल्टी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टेली वाले और नेटफ्लिक्स वाले अपने को सर्विस रेंडर कर रहे हैं, अपने को ये पेटेंट, कॉपीराइट, इन चीज का लाइट एक्सेस नहीं दे रहे हैं, इसका लाइट अपने को ग्रांट नहीं कर रहे हैं। ये लोग को सिर्फ सर्विस रेंडर दे रहे, रेंडर कर रहे हैं और जनरल पब्लिक को कर रहे हैं। मतलब किसी के भी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगे हुए हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लोग अपने को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो इसको यूज करें। ठीक है, तो ये रॉयल्टी के परव्यू में नहीं आएगा। रॉयल्टी का परव्यू में क्या आता है कि पेटेंट, कॉपीराइट जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसरो। अब इसरो के पास सीक्रेट डिजाइन स्ट्रक्चर है, जैसे वो मार्स पे गए थे 2014 में, तो बिल्कुल कम कॉस्ट पे गए थे। तो दूसरी कंट्री को भी लगा कि यार ये लोग ऐसे किसी इंफॉर्मेशन उनके पास क्या है, कि क्या यूनिक इंफॉर्मेशन है कि जिसको यूज करके ये लोग इससे कम कॉस्ट में मार्स पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे इस पे कॉपीराइट से रहे, पेटेंट से लगे हुए रहे, ट्रेडमार्क लगे हुए रहे, और जो जनरल पब्लिक के यूज के लिए नहीं हो, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड राइट हो, तो अब उसका अगर अपन एक्सेस ग्रांट करते हैं और कोई कंसिडरेशन लेते हैं तो वो रॉयल्टी रहेगा। करेक्ट है। अब और क्या चीज आ जाती है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, वीडियोज, जैसे अपन यूट्यूब पे देखते हैं कि वीडियो पे कॉपीराइट लगा हुआ रहता है। अब कोई भी सॉन्ग्स पे कॉपीराइट लगा हुआ रहता है, कोई भी सॉन्ग्स अपनी वीडियो में लगा नहीं सकते अगर तो उस पे कॉपीराइट लगा हुआ है, तो पहले सामने वाली पार्टी को उससे एक्सेस लेना पड़ेगा, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि नहीं। फिर वो एक्सेस करे और उसके बदले में कंसिडरेशन यानी कि रॉयल्टी ली, तो वो एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनता है रॉयल्टी का। अब रॉयल्टी और आगे क्या चीज आ जाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। जैसे मान लो कि एक नॉन रेसिडेंट बंदा है अमेरिका में,
उसने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया। उसने क्या बोला कि मैं अपने पर्सनल कमर्शियल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल पे इसको नहीं चलाऊँगा कि कोई भी जनरल पब्लिक इसको यूज़ कर सके। बस मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मैं अपने हिसाब से इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, उसमें उसने एक और चीज़ बना दी थी कि रोबोट रोबोट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि रोबोट से सारा काम कर ले। ठीक है, सॉफ्टवेयर से उसने रोबोट को कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं था। तब इंडिया का कोई बंदा आया, इसकी फैक्ट्री को इंस्पेक्ट किया, उसने देखा कि ये बहुत बढ़िया चीज़ बनी है इसके पास। ठीक है, उसने बोला कि ये फैक्ट्री मेरे पास है इंडिया में और मेरे बहुत काम आएगी। तो उसने क्या कहा, उसको उसको अप्रोच किया। उसने बोला कि मेरे से भले कंसिडरेशन मिले, लेकिन मेरे को इस चीज़ का राइट दे, मेरे को इस चीज़ का एक्सेस दे और उनकी इंफॉर्मेशन तेरे पास है, क्योंकि यूनिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन है तेरे पास, कि जिसके थ्रू तूने ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो मेरे को वो भी चीज़ दे दे, तो मैं अपने डेवलपर इस पे लगा दूंगा और इसको मेंटेन करके रखूंगा। तो उसने बोला कि ठीक है, तू इसका राइट ले, इसका राइट मैं तेरे को ग्रांट कर दूंगी, इसके बदले में कंसिडरेशन, तो उस कंसिडरेशन को अपन बोलेंगे रॉयल्टी। तो अपने को अब समझ में आ गया होगा कि जो जनरल सर्विसेज है दिल्ली की नेटफ्लिक्स की, कि जिसमें राइट दिया जाता है कि हाँ भाई अपन यूज कर सकते हैं इसको, तो वो जनरल पब्लिक के लिए है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे लगे हुए नहीं है। तो उसको अपन सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं रखेंगे, तो उसको रॉयल्टी के पर्व्यू में नहीं लाएंगे। रॉयल्टी के पर्व्यू में क्या चीज लाएंगे कि कॉपीराइट को दिया जा रहा है, पेटेंट को दिया जा रहा है, उसका राइट दिया जा रहा है, तो उसको अपन रॉयल्टी के पर्व्यू में लाएंगे। करेक्ट है। अब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये भी आसान है। इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक मैनेजरियल, एक कंसल्टेंसी, एक टेक्निकल सर्विसेज। मैनेजरियल को समझ लेते हैं कि कोई डायरेक्टर रहता है या सीईओ रहता है या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रहता है। तो अगर वो कंपनी को या फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैनेजरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, अगर एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में अगर वो प्रोवाइड करेगा, तो वो सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी के अंदर नहीं, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, मतलब कि वो खुद का राजा है और वो मैनेजरियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले में कंसिडरेशन लेता है। तो वो चीज़ फिर चीज़ को टेक्निकल सर्विसेज के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्निकल सर्विसेज। अब जैसे मान लो कि कोई इंडिविजुअल बंदा है, वो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी इश्यूज आ गए, तो उसको मैं फिक्स करके दूंगा। ठीक है, रिपेयर या फिर हार्डवेयर कंपनी का कोई हार्डवेयर कंपोनेंट बिगड़ गया है, उसको रिपेयर करने के लिए एक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत रहती है, तो उसको मैं रिपेयर करूंगा, उसके बदले में आपसे कंसिडरेशन लूंगा, तो उस कंसिडरेशन को क्या बोलेंगे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद आता है कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे अपन प्रोफेशनल हो गए, ये सीएस और फिर सीएमएम इंजीनियर और आर्किटेक्ट, तो ये लोग क्या करते हैं कि कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। अब ये भी एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, जो टेक्निकल सर्विस है वो भी एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में नहीं, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में होना चाहिए, कि खुद का राजा है और दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करने की इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, किसी से बंधे हुए नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो वो उसके बदले में जो मेरे को कंसिडरेशन मिलेगा, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के अंदर चार्ज होगा। ठीक है, अब अपन फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्या क्या इनकम ड्यू अप्रोर अराइव इन इंडिया रहेगी इन तीनों में से, और क्या इनकम ड्यू अप्रोर अराइव आउटसाइड इंडिया रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रिसिपिएंट कौन रह सकता है, आर ओ आर, आरएनओ या एनआर, जिनकी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे लोन की सर्विस प्रोवाइड कर दी या पेटेंट दे दिया या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, इन तीनों में से किसी ने भी, और फिर उसके बदले उनको कंसिडरेशन मिला इन द सेंस ऑफ इंटरेस्ट या रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, तो रिसिपिएंट कौन है, ये तीनों में से कोई भी। अब पेइंग पार्टी, मेन फोकस अपना क्या रहेगा, पेइंग पार्टी पे। ये पेइंग पार्टी मैंने तीन लिखा है, इन तीन पार्टी को चेक करके ही अपन टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन कर पाएंगे, जैसे इनकम ड्यू टू अक्रूवल अराइव इन इंडिया है या इनकम ड्यू टू अक्रूवल अराइव आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, तो पेइंग पार्टी को चेक करना है, रिसिपिएंट पार्टी को ध्यान नहीं देना है इन तीनों के केस में, पेइंग पार्टी पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट पेइंग पार्टी कौन आ जाती है, गवर्नमेंट।
अब गवर्नमेंट के लिए सर्विसेज की आर या एनआर से, और उसके बदले में उन्होंने इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे किया, गवर्नमेंट ने पे किया। तो प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर गवर्नमेंट किसी को भी आर या एनआर को पेमेंट करती है इन तीनों में से किसी भी चीज की, तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी। ठीक है। अब यानी कि गवर्नमेंट के केस में तो बिल्कुल आसान हो जाता है कि गवर्नमेंट अगर पे कर रही है इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फिर टेक्निकल सर्विसेज किसी को भी पे कर रही है, तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगा। करेक्ट है। अब अपन आ जाते हैं सेकंड पे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया भी थोड़ा गवर्नमेंट से सिमिलर ही है कि अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आर या आर या एनआर वो किसी भी पर्पज के लिए उनसे सर्विसेज लेता है और इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस को टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट करता है उनके, तो वो इंडिया में भी टैक्सेबल रहेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है पर्सनल रेसिडेंट इन इंडिया के केस में। क्या एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर जो उसने सर्विसेज ली, लोन की सर्विस ली या पेटेंट की सर्विस ली या कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, और किसके लिए आर या आर या एनआर, इन तीनों में से किसी से भी ये वाली सर्विसेज ली और उसका यूज आउटसाइड इंडिया अपने किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किया, अपने किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आउटसाइड इंडिया उन चीज का यूज किया, किस चीज का, लोन या पेटेंट या कंसल्टेंसी सर्विसेज का। तो आउटसाइड इंडिया अगर किया है तो फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, इनकम डीम्ड टू अप्रूव और अराइव आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फिर इसको ये नहीं बोलेंगे इनकम डीम्ड टू अप्रूव और अराइव इन इंडिया, उसको ये बोलेंगे डीम्ड टू अप्रूव और अराइव आउटसाइड इंडिया। तो फिर उसमें टैक्स कौन भरेगा? तो एनआर आर एन इनकम ड्यू टू अप्रूव अराइज आउटसाइड इंडिया पे टैक्स भरते ही नहीं है। ये तो अपन ने बिल्कुल पहले ही समझ लिया था कि एनआर और आरएनआर इनकम ड्यू टू अप्रूव अराइज आउटसाइड इंडिया पे टैक्स नहीं भरते हैं। कौन भरता है? सिर्फ आरओआर। तो आरओआर को टैक्स भरना रहेगा अगर उसको इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस को टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट मिलती है आरओआर को। करेक्ट। अब उसके बाद आते हैं अपन पर्सनल नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। तो पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया में एक ही कंडीशन है कि जो इनकम ड्यू टू अप्रूव अराइव इन इंडिया कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। वो कंडीशन क्या है? चलिए तो यह है, अगर पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया सर्विसेज आरओआर या आरएनओआर या एनआर से ले रहा है, ठीक है, तो उसके बदले में इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज उनको पे कर रहा है, तो क्या कंडीशन रहेगी कि वो इनकम ड्यू टू अप्रूव अराइव इन इंडिया कहलाए? तो एक कंडीशन ये है कि वो पर्सन नॉट रेसिडेंट बिजनेस या प्रोफेशन इन इंडिया के लिए वो चीज यूज करें, क्योंकि जो भी सर्विसेज इनसे ली उसने, तो वो बिजनेस या प्रोफेशन इन इंडिया, जो उसका बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में चलना है उसके लिए उसको यूज करें, तभी वो इनकम ड्यू टू अप्रूव राइज इन इंडिया कहलाएगी। अगर उसके अलावा किसी भी पर्पज के लिए यूज करता है, पर्सनल पर्पज के लिए या फिर आउटसाइड इंडिया के पर्पज के लिए, किसी भी पर्पज के लिए यूज करता है लोन को या पेटेंट को या कंसल्टेंसी सर्विसेज को, किसी भी पर्पज के लिए यूज करता है, तो पर्पज बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया के यूज करने के लिए नहीं है, कोई अन्य पर्पज के लिए करता है, तो फिर वो इनकम ड्यू टू अप्रूव राइज आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। अब उस केस में भी अगर रेसिपिएंट इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का रेसिपिएंट यानी कि पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया में इन तीनों में से किसी भी सर्विसेज नहीं होगी, तो अगर एनआर और आरओएनआर का केस है, अब इनकम ड्यू टू अप्रूव अराइज आउटसाइड इंडिया हो जाती है, तो एनआर और आरएनआर को तो पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आरओआर, आरओआर में अगर उसकी सर्विसेज नहीं की और उसके बदले में इंटरेस्ट रॉयल्टी या इसको टेक्निकल सर्विसेज से पे किया, तो इनकम ड्यू टू अप्रूव अराइज आउटसाइड इंडिया भले ही, लेकिन आरओआर को उस पर टैक्स इंडिया में ही भरना पड़ेगा। करेक्ट है। तो ये चीज अपन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। करेक्ट।
चीज़ समझ लेते हैं इसमें कि अगर रेसिडेंट बंदा, बिल्कुल ध्यान से रखें इस चीज़ पे, सिर्फ रेसिडेंट बंदे की बात हो रही है, उनकी और किसी भी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सिर्फ रेसिडेंट बंदे की बात हो रही है। अगर रेसिडेंट बंदा नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को या रेसिडेंट बंदे को अगर 50,000 या उससे कम देता है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, यानी कि कोई उनसे कंसिडरेशन कोई सर्विसेज नहीं है और 50,000 रुपये का अमाउंट उठा के उनको दे दिया, किनको, रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, किसने दिया, रेसिडेंट बंदे ने, तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगी इन इंडिया। लेकिन 50,000 से ज़्यादा दिया है रेसिडेंट बंदे ने, अब किसी को भी दिया हो, एनआर को दिया हो या एनआर को दिया हो या आरएनओ को दिया हो या रेसिडेंट को दिया हो या फॉरेन कंपनी को दिया हो, 50,000 से ऊपर अगर दिए हैं तो फिर जो रेसिपिएंट है वो इंडिया में ही टैक्स भरेगा।